नमस्कार। एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम रेडियल वेव फंक्शंस एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड एंगुलर वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी कर्व्स का अध्ययन करेंगे। रेडियल वेव फंक्शंस एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स एंड एंगुलर वेव फंक्शंस एंड प्रोबेबिलिटी कर्व्स, त्रिज्यम कोणीय तरंग फलन और उनके प्रायिकता वक्र। द श्रोडिंगर्स इक्वेशन कैन बी सेपरेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस। देखो, हमने जब श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी थी तो पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होते हैं एक्स वाई जेड, उनके स्थान पर हमने उनको पोलर कोऑर्डिनेट से जब रिप्लेस किया था तो हमें ये सॉल्यूशन प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स थीटा आर थीटा फाई के रूप में जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, जब इसको हम सेपरेट करते हैं तो हमें रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन के फॉर्म में जो वेव इक्वेशन है वो प्राप्त होती है। इसको जब हम तीन वेरिएबल्स जैसे आर थीटा फाई, तो आर आर थीटा थीटा फाई, या इसको वाई भी बोल सकते हैं, इसको बाद में ए से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो जो ये वाली फॉर्म है आर आर, ये उसको बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन, और वाई थीटा फाई या ए थीटा फाई, इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेव फंक्शन। क्लियर? जो रेडियल वेव फंक्शंस है यह इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी पर निर्भर करता है, और रेडियल वेव फंक्शन का मान केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n, मुख्य क्वांटम संख्या, तथा एजोमुथल क्वांटम संख्या l पर निर्भर करता है, तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या से अप्रभावित रहता है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का रेडियल वेव फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये कारण है कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसका जो रेडियल वितरण है, तीव्र वितरण, वह केवल n और l द्वारा ही निर्धारित होता है। ठीक है, जबकि जो एंगुलर वेव फंक्शन है वह एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। द मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ द वेव फंक्शंस फॉर द हाइड्रोजन एटम आर लिस्टेड हेयर। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो इलेक्ट्रॉन के जो वेव फंक्शंस हैं उसको इस टेबल में दिखाया गया है। सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन एटम्स विच डिफाइन 1s 2s 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन एटम के 1s 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो श्रोडिंगर इक्वेशन है हाइड्रोजन एटम के लिए, उसके सॉल्यूशंस को दिखाया गया है, जिसपे एंगुलर वेव फंक्शन आर आर और रेडियल वेव फंक्शन और जो एंगुलर वेव फंक्शन है ए थीटा फाई। तो यहाँ पर जो रेडियल वेव फंक्शन है वह एक्सपोनेंशियल रूप से किस पर डिपेंड कर रहा है, e की पावर माइनस आर अपॉन ए नोट। ठीक है, देखो e की पावर माइनस आर अपॉन ए नोट। ए नोट बहुत ईजा होती है, यहाँ पर ए नोट, यहाँ पर 2 ऐसे दे रखा है, ए नोट दिखा नहीं रखा है। क्लियर? तो जैसे जैसे रेडियल वेव फंक्शन का मान जैसे जैसे आर बढ़ती है, नाभिक से दूरी बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे रेडियल वेव फंक्शन का मान क्या होता है, कम होता चला जाता है। और इसी प्रकार जब एंगुलर पार्ट्स की बात करेंगे, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, उसमें आप देखो कि जो px और py ऑर्बिटल, इनका मान तो थीटा और फाई पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो pz ऑर्बिटल है उसका लिए केवल थीटा पर ही निर्भर करता है, फाई पर वो डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? ये आगे हम एंगुलर वेव फंक्शन जो पढ़ेंगे तो उसमें भी डिस्कस करेंगे। From table 1.2 we see that the radial parts of the wave function decay exponentially as r increases. Clear? But decay is slower for n बराबर 2 than for n बराबर 1. अब यहाँ पर देखो आप कि जो वेव फंक्शन अभी हमने पढ़ा कि जो रेडियल वेव फंक्शन है उसका मान रेडियस के साथ, नाभिक से दूरी के साथ कम होता चला जाता है, लेकिन जो n बराबर 2 है उसके लिए रेडियल वेव फंक्शन के मान में जो कमी है वो n बराबर 1 की तुलना में कम होती चली जाती है। क्लियर? टेबल से भी देख सकते हो आप कि यहाँ पर n बराबर जब 1 है
तो डी के ई की पावर माइनस आर है, जबकि n बराबर 2 है तो उसके लिए e की पावर माइनस एन बाई 2 है। यानी कि जैसे जैसे नाभिक n की वैल्यू बढ़ती है तो नाभिक से दूरी बढ़ने पर r का मान, जो रेडियल वेव फंक्शन का मान, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। क्लियर? दूसरे शब्दों में हम किसी विशेष रेडियस r पर, विशेष दूरी पर अधिक n वाली रेडियल वेव फंक्शन का मान कम n वाली रेडियल वेव फंक्शन की तुलना में अधिक होगा। इसी कारण से n बढ़ने पर जो कक्षकों का आकार है वह बढ़ता जाता है। यह फिगर 1.5 है, जो कि ऑफ द रेडियल पार्ट्स ऑफ द वेव फंक्शन आर अगेंस्ट डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर द 1s एंड 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब यहाँ पर ये रेडियल वेव फंक्शन और नाभिक से दूरी r, इनके बीच में प्लॉट खींचा गया है, किसके लिए? 1s और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए। तो यहाँ पर आप देखो जो s ऑर्बिटल्स होते हैं उसके ये वाली पोजीशन है 0 0, ये नाभिक को दिखा रही है। क्लियर? तो s ऑर्बिटल्स के लिए रेडियल वेव फंक्शन का मान नाभिक पर इनफाइनाइट होता है, वो सॉरी फाइनाइट वैल्यू होती है इनकी। ठीक है, धनात्मक होता है देखो नाभिक पर। और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है रेडियल वेव फंक्शन का मान कम होता चला जाता है। तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए तो यहाँ पर कोई नोड नहीं होती है। ठीक है, जबकि 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए यहाँ पर रेडियल वेव फंक्शन का मान r बराबर 2a0 दूरी पर, ये 2a0 दूरी पर एक नोड पाया जाता है, जिससे यहाँ तक जो रेडियल वेव फंक्शन का मान कम होता जा रहा है। फिर बाद में यहाँ से धनात्मक है यहाँ तक की वैल्यू, तो इस नोड के बाद में जो रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। क्लियर? और जो नोड कैसे पाए जाते हैं? किसी भी जो नोड होते हैं s ऑर्बिटल्स के लिए होते हैं n-1 नोड। s ऑर्बिटल में कितने नोड पाए जाते हैं? n-1। p ऑर्बिटल में होते हैं नोड्स n-2। d ऑर्बिटल में n-3। ये नोड निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, बेसिकली जो नोड निकालते हैं हम रेडियल नोड्स, वो होता है n-l-1। क्लियर? तो s ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो s ऑर्बिटल के लिए नोड निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? n-l-1। p ऑर्बिटल के लिए जो नोड्स है रेडियल नोड्स, वो क्या होगी? n-1, तो n-2 रेडियल नोड्स। इस प्रकार से हम रेडियल नोड्स निकालते हैं। तो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए n बराबर 2, 2 - 1 बराबर 1, तो एक नोड पाई जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें आगे जैसे 3s, तो 3s में 2 नोड्स पाई जाएगी, 4s में 3 नोड्स पाई जाएगी। ठीक है, तो प्रत्येक नोड्स पर जो रेडियल वेव फंक्शन का मान है वो चेंज होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस प्रकार से ये 2 ग्राफ्स हमें ये बताते हैं कि जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे रेडियल वेव फंक्शन का मान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। और एक चीज़ इससे और देखो आप कि यहाँ पर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल यानी n बराबर 1 है, तो जो रेडियल डीके है एक्सपोनेंशियली वह इसमें ज़्यादा हो रहा है, जबकि n बराबर 2 में ये थोड़ा कम हो रहा है। क्लियर? यानी कि जो रेडियल डीके है वो थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है। ये जो प्लॉट 1.6 है ये 2p, 3d, 2p और 4p, इनके बीच में जो ये ऑर्बिटल्स है इनके लिए रेडियल वेव फंक्शंस और डिस्टेंस r फ्रॉम न्यूक्लियस के बीच में प्लॉट को शो कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि s ऑर्बिटल्स के अलावा जो भी ऑर्बिटल्स हैं p, d, f, उनके लिए नाभिक पर जो रेडियल वेव फंक्शन का मान है वो 0 होता है। क्लियर? जबकि हमने अभी जस्ट पढ़ा कि s ऑर्बिटल्स में यहाँ पर जो नाभिक पर रेडियल वेव फंक्शन का मान है वो क्या है? फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। लेकिन s ऑर्बिटल्स के अलावा जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, उनके लिए नाभिक पर रेडियल वेव फंक्शन का मान क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पर 2p ऑर्बिटल में चूँकि 2 - 2 बराबर 0 नोड होती है, तो ये 0। देखिए यहाँ से जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे रेडियल वेव फंक्शन का मान पहले बढ़ता जाता है,
फिर यहाँ पे एक सीकर को प्राप्त करता है, फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे कम होता चला जाता है और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है तो शून्य की तरफ अग्रसर होता चला जाता है। अब 2p ऑर्बिटल्स में कोई नोड नहीं होती है, तो यहाँ पर रेडियल वेव फंक्शन की केवल धनात्मक मान ही होता है, जबकि 3p ऑर्बिटल्स में 3 - 2 बराबर 1 नोड होती है। तो यहाँ पर 3p ऑर्बिटल में एक नोड पाई जाती है, ठीक है, जहाँ पर रेडियल वेव फंक्शन का मान धनात्मक से क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ पर जो रेडियल वेव फंक्शन के मान में है, जो साइन है उसमें चेंज आता है। इसी प्रकार 4p में 2 नोड होती है, एक और ये 2 नोड, क्लियर। इसी प्रकार अगर हम बात करें 3p में हो गया 3d में चूंकि 3 - 3 0 नोड, तो 3d में कोई नोड नहीं पाई जाती है, क्लियर। तो इस डायग्राम से देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है तो जो रेडियल वेव फंक्शन का मान है पहले बढ़ता है और फिर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। शिखर पर पहुंचने के बाद में फिर शून्य की तरफ अग्रसर होता है। एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स have finite value of RR and radial wave function at the nucleus for all the orbitals other than S. RR by 0 at the nucleus. For the 1s orbitals, radial wave function is always positive for the first orbital of the other types 2p 3d. For a radial wave function is positive everywhere except at the origin. For the second orbital of the given type 2s 3p 4d 5f, radial wave function may be positive or negative, but the wave function has only one sign change, the point at which radius ratio is equal to 0. यानी जो रेडियल नोड होता है वहाँ पर देखो, जो ये रेडियल वेव्स है, रेडियल नोड्स हैं, यहाँ पर रेडियल वेव फंक्शन का मान क्या है, 0। ये क्या दिखाता है कि इस रेडियल नोड पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाई जाती है, क्लियर। फॉर द थर्ड ऑर्बिटल ऑफ ए गिवन टाइप 3s 4p 5d 6f रेडियल वेव फंक्शन हैज 2 साइन चेंजेस, इट पोजेसेस 2 रेडियल नोड्स। सी हम अभी समझ चुके हैं। अब बात करते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 4πr² r² क्लियर। तो देखो, अगर हम किसी परमाणु को प्याज की तरह माने, यानी प्याज के जैसे ओनियन होता है विभिन्न लेयर्स में होता है, उसकी तरह अगर हम माने तो dr मोटाई वाली कोई लेयर है, उसके नाभिक से जैसे r दूरी पर स्थित हो, तो r से लेके r प्लस dr दूरी तक संपूर्ण गोलाकार सतह पर इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वह होती है 4πr² r², ठीक है। तो हम जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ेंगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो हम उसमें प्लॉट खींचते हैं 4πr² r² और डिस्टेंस के बीच में, नाभिक से दूरी के बीच में, क्लियर। तो ये यूजफुल वे ऑफ डिपिक्टिंग द probability densities to plot a radial distribution function, and this allow us to envisage the region in space in which the electron is found. तो देखो, the radial distribution function for the 1s 2s 3s atomic orbitals of hydrogen are shown in figure 1.7 and for 3s 3p and 3d orbitals figure 1.8. इन दो फिगर्स को हम अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं फिगर 1.7 जिसमें रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 4πr² r² और नाभिक से डिस्टेंस के बीच में प्लॉट खींचा गया है। तो इस प्लॉट को देखो आप, इसमें r बराबर 0 डिस्टेंस पर, r बराबर 0 पर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 4πr² r² का मान सभी ऑर्बिटल्स के लिए s p d सभी ऑर्बिटल्स के लिए क्या होता है, 0 होता है। और जैसे जैसे r का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मान शून्य के निकट आता जाता है। नाभिक से दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता लगभग शून्य होती चली जाती है, क्लियर। आप देख रहे होंगे इसमें। और हम एस ऑर्बिटल्स के लिए रेडियल नोड्स हम देख ही चुके हैं, क्या होती है n-1, ठीक है। तो 1s ऑर्बिटल में कोई रेडियल नोड नहीं होती, तो यहाँ पर केवल एक ही सीकर पाया जाता है। और 2s ऑर्बिटल्स के लिए 2 सीकर पाए जाते हैं और 3s ऑर्बिटल्स के लिए 3 सीकर होते हैं।
तो यहाँ पर जो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाती है, दूरी बढ़ती जाती है, तो जो नेक्स्ट जो सीकर होता है उसकी ऊंचाई पहले वाले सीकर से ऊंची होती जाती है। समझ में आ गया? तो जैसे जैसे आर का मान बढ़ता है तो यहाँ पर सीकर अधिक ऊंचे होते चले जाते हैं, यानी नाभिक से विभिन्न दूरियों पर पाए जाने की इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर? उदाहरण के लिए जैसे 2s ऑर्बिटल्स, 2s इलेक्ट्रॉन के लिए 2 सीकर हैं, पहला सीकर छोटा है और दूसरा बड़ा है, यानी नाभिक से चलने पर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता पहले बढ़ेगी जो अधिकतम पहुंचने के पश्चात शून्य होती है, जहाँ पर नोड मिलता है अपन को, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी शून्य होती है उसको क्या बोलते हैं? नोड। फिर बाद में फिर वापस बढ़ते हैं, जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो फिर बढ़ेगी, फिर एक शिखर पे पहुंचेगी और फिर वापस शून्य की तरफ अग्रसर होती है, फिर घटने लगती है। क्लियर? विभिन्न n मानों के एक से एक कक्षकों जैसे कि 1s, 2s, 3s कक्षकों में या 2p, 3p कक्षकों की तुलना में हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी संभावित जो दूरी है, ऊंचाई, वक्र का सबसे बड़ा शिखर, वह n का मान बढ़ने पर तेजी से बढ़ता है। इस प्रकार अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व की दूरी 1s के लिए सबसे कम होगी और 3s के लिए सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, देखो यहाँ से ये दूरी सबसे कम है और जबकि 3s के लिए सबसे ज़्यादा, यानी कि n का मान तो सेम है लेकिन ऑर्बिटल सेम, n का मान अलग अलग है, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन ऑर्बिटल सेम है, s ऑर्बिटल से। तो जिसके लिए n का मान सर्वाधिक होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वह अधिकतम होती है, अधिकतम दूरी पर होती है नाभिक से। क्लियर? अब इस वक्र में देखो, यहाँ पर 3d, 3p और 3s ऑर्बिटल्स के लिए रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस और नाभिक से दूरी के बीच में प्लॉट खींचे गए। तो यहाँ पर n की वैल्यू तो सेम है लेकिन ऑर्बिटल्स अलग अलग हैं, 3d, 3p और 3s। तो जब इनकी तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि जैसे जैसे l का मान बढ़ता है, क्लियर, तो अधिकतम संभावना की दूरी भी घटती चली जाती है। इस प्रकार 3d कक्षकों के लिए शिखर नाभिक के निकटतम होता है जबकि 3s कक्षक के लिए शिखर नाभिक से अधिकतम दूरी पर पाया जाता है। क्लियर? यहाँ पर देखो 3d ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 3s ऑर्बिटल, यहाँ पर n बराबर 3 है, यानी n की वैल्यू तो सेम है लेकिन ऑर्बिटल्स अलग अलग है। तो वे ऑर्बिटल जिनके लिए l की वैल्यू सर्वाधिक होती है, d ऑर्बिटल्स के लिए 2 होता है, p के लिए 1 होती है और s के लिए 0। तो जिसके लिए l की वैल्यू अधिकतम होती है यानी 3d ऑर्बिटल्स, उसका जो उच्चतम शिखर वह नाभिक से पास में होता है। ठीक है, ये नाभिक के पास में है और 3s नाभिक से अधिकतम दूरी पर होता है। यहाँ पर ये नोड्स है, 3d में चूंकि 3 - 3 बराबर 0 नोड होते हैं तो केवल एक भी नोड नहीं है, जिसको हम ग्रीन लाइन से दिखा रहे हैं 3d को। 3p रेड लाइन जिसमें एक नोड होता है और 3s जिसमें 2 नोड होते हैं, तो यहाँ पर 2 नोड्स हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है। क्लियर? जबकि हमने अगर जब रेडियल वेव फंक्शन की बात की थी तो नोड्स पर साइन चेंज हो जाता था। ठीक है, यहाँ से ऐसे चेंज हो जाता था, लेकिन यहाँ पर ओनली क्या आ रही है? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है। Each function is 0 at the nucleus following from r square term and the fact that the nucleus are equal 0. That at the nucleus are 0. Since the function depends on r square, it is always positive contract to r. Plots for which are shown in figure 1.5 and 1.6. Each plot of 4 pi r square shows at least one maximum value for the function corresponding to a distance from the nucleus at which the electron has the highest probability of being found. Points at which 4 pi r square by 0 correspond to radial nodes where r बराबर 0। ये हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पे उपयुक्त विवेचन से निष्कर्ष ये निकलता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल है उनके अनुसार किसी परमाणु में कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी स्थान पर पाया जा सकता है, यद्यपि उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगी। जबकि जो बोर सोमरफेल्ड जो प्रिंसिपल था उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की निश्चित इलेक्ट्रॉन
निश्चित कक्षों में घूमने की ही परिकल्पना की गई थी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो मॉडर्न परिकल्पना है वह एक कण के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में की जाती है, यानी कण के स्थान पर उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में हम उसकी परिकल्पना करते हैं। मॉडर्न थ्योरीज में जो इलेक्ट्रॉन की परिकल्पना की गई है, तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की सघनता भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होगी, जिसकी गणना वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के द्वारा की जा सकती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं एंगुलर वेव फंक्शन की। द एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन ए थीटा फाई या वाई थीटा फाई। देखो जो एंगुलर वेव फंक्शन है वह थीटा और फाई, यानी यहाँ पर ए वाई भी लिख सकते हैं, थीटा और फाई द्वारा ही निर्धारित दिशा पर निर्भर करती है, तथा इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक से दूरी है आर उसके द्वारा अपवाहित रहती है। तो इसे थीटा तथा फाई वेरिएबल्स के अलग अलग फंक्शंस के गुणनफल के रूप में भी लिखा जा सकता है। थीटा का मान एजियोमेथल तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, जबकि जो फाई है उसका मान केवल चुंबकीय क्वांटम नंबर पर ही निर्भर करता है। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ए थीटा फाई बराबर थीटा फंक्शन थीटा फाई फंक्शन ऑफ फाई। ठीक है, तो जो थीटा वेव फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों पर डिपेंड कर रहा है, जबकि जो फाई है सॉरी यहाँ पर थीटा आएगा, जबकि जो फाई है ये किस पर डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। क्लियर। Now let us consider the angular part of the wave function a theta phi for different types of atomic orbitals. These are independent of the principal quantum number. ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम डिपेंड नहीं करते हैं। टेबल 1.5 लिस्टेड फॉर n बराबर 1 n/2 मोर ओवर फॉर s ऑर्बिटल। ये हम टेबल जब 1.2 में डिस्कस कर चुके हैं कि s ऑर्बिटल्स के लिए जो a एंगुलर वेव फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द थीटा एंड फाई एंड इज ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, एस ऑर्बिटल्स के लिए जो एंगुलर वेव फंक्शन है थीटा फाई पर डिपेंड नहीं करता है। Thus, an s orbital is spectrally symmetric about the nucleus. We noted above that a set of p orbitals is triply degenerate. By convention, they are given the levels px, py, and pz. From table 1.2, we see that the angular part of the pz wave function is independent of phi. The orbital can be represented as two spheres touching at the origin, the center of which lies on the z-axis. For the px and py orbitals, a theta phi depends on both the angles theta and phi. These orbitals are similar to pz but are oriented along x and y axis. Clear? देखो अब अभी हमने देखा कि जो एस ऑर्बिटल है उसके लिए जो एंगुलर वेव फंक्शन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल थीटा एंड फाई एंड इज ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू होती है। या हम कह सकते हैं कि वे ऑर्बिटल्स जिनके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान समान हो तो उनके लिए जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो समान रहता है। ठीक है, सभी कक्षकों के लिए समान रहता है। तो इस पर एन तथा जो रेडियल वेव फंक्शन है के मान भिन्न होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि जो सभी एस कक्षक है वह एक सी गोलाकार आकृति के ही होते हैं। इसी प्रकार जो सभी पीजेड कक्षक है एक सी शक्ल के होते हैं, जैसे 2pz 3pz आदि। सभी एक्स कक्षकों के लिए जो एंगुलर वेव फंक्शन का मान स्थिर रहता है तथा थीटा फाई पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर। यही कारण है कि जब सभी एक्स कक्षक गोलाकार होते हैं, लेकिन अन्य प्रकार के कक्षकों के लिए जो वेव फंक्शन है वाई उनका मान थीटा और फाई कोणों पर निर्भर करता है। तो ये कक्षक यानी पी डी एफ गोलाकार नहीं होकर विभिन्न दिशाओं में लॉब्स में बने होते हैं। अब यहाँ पर जब हमने टेबल स्टार्टिंग में पढ़ी थी 1.2 जो कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस थे, वहाँ पर हमने भी देखा था कि जो पीजेड ऑर्बिटल है उसके लिए मान एंगुलर वेव फंक्शन का मान फाई पर डिपेंड नहीं करता, ओनली थीटा पर डिपेंड करता है। जबकि पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल्स के लिए जो एंगुलर वेव फंक्शन का मान है वो थीटा और फाई दोनों पर डिपेंड करता है। क्लियर।
देखो एस ऑर्बिटल्स के लिए हमने अभी देखा कि जो एंगुलर वेव फंक्शन है उसका मान थीटा और फाई पर डिपेंड नहीं करता है। तो सभी एस कक्षा क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं, उनकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है एंगुलर वेव फंक्शन की। तो सभी कक्षकों के लिए एस का सभी एस के सभी कक्षकों के लिए एंगुलर वेव फंक्शन कांस्टेंट होता है, इसके गोलाकार आकृति होती है, क्लियर, एस कक्षक की। और जो पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल्स है उनका वेव फंक्शन मान थीटा और फाई पर डिपेंड करता है। तो पी एक्स और पी वाई के लिए तो एंगुलर वेव फंक्शन थीटा और फाई पर डिपेंड करता है, लेकिन पी जेड कक्षक के लिए जो एंगुलर वेव फंक्शन है उसका मान ओनली थीटा पर डिपेंड करता है, फाई पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर देखो पी एक्स ऑर्बिटल जिसमें जो दो लोब्स दिखाई गई है ऑर्बिटल्स की, ठीक है। ये जो पी जो कक्षक होता है वो डमलाकार होता है, जो ये एक्स एक्सिस के अलोंग होता है पी एक्स। पी वाई में जो ऑर्बिटल्स है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, और पी जेड में जेड ऑर्बिटल के अलोंग है। यहाँ पर जो ये प्लेन दिखाया गया है एक्स वाई, पी जेड के लिए एक्स वाई में प्लेन होगा, क्लियर, नोडल प्लेन। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एस एंड ए सेट ऑफ 3 डिजनरेट पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। द लॉब्स ऑफ पी जेड ऑर्बिटल्स आर elongated like those of the py and pz but are directed along the axis that passes through the plane of the paper, clear। Figure 1.11 representation of a set of 5 degenerate diatomic orbitals dyz, dxy and dxz। इन तीनों ऑर्बिटल्स में जो लॉब्स हैं वह डी वाई जेड में वाई और जेड एक्सिस के बीच में होती है, डी एक्स वाई में एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होती है, और डी एक्स जेड में एक्स और जेड एक्सिस के बीच में होती है। लेकिन दो एटॉमिक ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो लॉब्स हैं वह अलोंग द एक्सिस होती है। डी जेड स्क्वायर में जेड एक्सिस के अलोंग होती है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होती है। तो ये शेप ऑफ द डी 5 डिजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की है। ये रेफरेंसेज हैं। धन्यवाद।